Hello everyone, today we will start with a very interesting chapter of biology, class 11 chapter 10, that is cell cycle and cell division, जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। पहला लेक्चर है, कोशिश करूंगी कि ये चैप्टर 5-6 लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। बहुत इंटरेस्टिंग और लॉजिकल चैप्टर्स है। हर लेक्चर के बाद मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी जो आप करेंगे, जिससे आपका इंटरेस्ट और आएगा। पहले चैप्टर हम एनसीईआरटी को लेके ही चलेंगे, पूरा ये चैप्टर। इसमें मैंने एनसीईआरटी की पहला पैराग्राफ लिया है। एनसीईआरटी के पहले पेज में ही पहला पैराग्राफ मैंने आपको शो किया है स्क्रीन पे। ये चैप्टर इंटरेस्टिंग वे में ही स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन पूछे कि आप जानते हैं कि कोशिका एक बड़े जीव जंतु में कैसे कन्वर्ट होती है, तो भाई कोशिका से ही बड़े जीव जंतु बनते हैं और ये कैसे कन्वर्ट होती है वो हमें इस चैप्टर के थ्रू पता चलेगा। उसके बाद ये इसमें जो थर्ड लाइन है कि वृद्धि जनन सभी कोशिका का ही नहीं सभी सजीवों की विशेषता है, ये इम्पोर्टेंट है। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस नीचे से एग्जाम में बनने की प्रोबेबिलिटी रखता है। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी सेल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो चार ऑप्शन देन यू कैन से दैट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है कि जितने भी सेल्स होते हैं ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस by dividing into two with each parental cell giving rise to two daughter cells each time they divide। इसका मतलब ये है कि जब भी डिवीजन होता है, जैसे कि इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि जैसे कि एक सेल है ए, ठीक है, ये सेल है पेरेंट सेल। क्या है? पेरेंट सेल है। फिर ये ग्रो करेगी साइज में, ज़्यादा बड़ा साइज हम ये बना सकते हैं। ये सेल में साइज में ग्रो करेगी। उसके बाद ये डिवाइड करेगी दो, एक सेल होगी ये, सेल का शेप ही दे देते हैं, और एक सेल होगी ये दो सेल डिवाइड करेंगे। फिर ये सेल अपनी साइज में ग्रो करेंगे, ये दूसरी, उसके बाद दूसरी लाइन में दिया है, फिर ये अपनी साइज में ग्रो करेंगे। ऐसा डायग्राम सही नहीं लेकिन आप समझ जाओ। फिर ये डिवाइड करेंगे खुद में। इसका कहने का मतलब ये है कि पेरेंट सेल्स अपनी साइज में ग्रो करते हैं, ठीक है, और फिर डिवाइड करेंगे। फिर जो डिवाइड करी हुई सेल्स हैं वो खुद ग्रो करेगी, खुद एक पेरेंट की तरह एक्ट करेंगे और फिर वो खुद डिवाइड करेंगी, जिससे एक सेल से हम लोग कई सारी सेल्स के फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक कोशिकाएं से कई सारी कोशिकाएं का निर्माण हो सकता है। यही बाकी की सारी लाइंस में कहा गया है कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो अपने आप को साइज में बड़ा करती हैं, मतलब वो अपने आप को, सभी कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होकर जनन करती हैं, जिससे प्रत्येक ग्रो करती है, मतलब वृद्धि करती है। जितनी भी कोशिका होती है अपने आप को, अपने साइज को, मतलब अपनी वृद्धि करेंगी, फिर उसके बाद वो विभाजन होंगी और जो सेल्स बनेंगे फिर से वो फिर ग्रो करेंगी और फिर खुद में डिवाइड करेंगी। जैसे कि ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस by dividing into two with each parental cell giving rise to two daughter cell each time they divide। फिर जो नई सेल्स बनी वो फिर ग्रो करेगी और डिवाइड करेगी और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा। इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें कि सच सेल, ये जो साइकिल चल रही है ग्रोथ एंड डिवीजन की, सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म, सॉरी, अभी मैंने बताया कि एक कोशिका से कई कोशिकाओं का फॉर्मेशन, एक कोशिका से कई कोशिकाएं बन रही हैं, ठीक है। तो वही अ सिंगल सेल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टीपल मिलियंस ऑफ सेल। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिससे सेल का डिवाइड हो रहा है और सेल ग्रो भी कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक उसी के नीचे आता है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड सेल साइकिल कोशिका चक्र। ये भी आज मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट ही लूंगी लेक्चर में, कल से मैं मेन लेक्चर स्टार्ट करूंगी। इसमें पहली लाइन होती है कि किसी भी कोशिका की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है कोशिका विभाजन, ठीक है। सेल का डिवाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल ग्रोथ करेगी, डिवाइड करेगी, तभी एक सेल से मल्टीपल सेल्स बनेंगी और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इस लाइन को, इस पॉइंट को भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब सेल का डिवीजन होता है तो उसके साथ साथ डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है, यानी कि डीएनए की प्रतिकृति भी होती है और सेल की ग्रोथ भी होती है, यानी कोशिका की वृद्धि भी होती है। कोशिका अपने आप को बड़ा भी करती जाती है और अपने आप को विभाजन भी करती जाती है, अपने आप को
दो भागों में विभाजित करती है और एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है। तो ये जो तीन प्रोसेस का नाम मैंने लिया, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, यानी कि कोशिका विभाजन, डीएनए प्रतिकृति और कोशिका विधि, ये सारे प्रोसेस जितने भी हैं ये कोऑर्डिनेट वे में, इसलिए कोऑर्डिनेट वे में होते हैं कि जो प्रोजेनी सेल्स बनेगा, मतलब जो डॉटर सेल्स हमारा बन रहा है, ये जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं, ये डॉटर सेल्स, और फिर ये पेरेंट बन गया, फिर डॉटर बन गया, इनमें जो इसके पास कंटेंट था वही कंटेंट इन सब के पास। इसके पास क्रोमोसोम कितना होता है, दूसरा कलर लेते हैं। इसके पास क्रोमोसोम कंटेंट था 2n, ठीक है। ये सेल ग्रो लेकिन रेप्लिकेट नहीं, तो इसके पास भी 2n ही होगा। फिर यहाँ पे एक प्रोसेस होना जरूरी है कि जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो इसके पास भी 2n आए और इसके पास भी 2n। यहाँ पे एक प्रोसेस होना जरूरी है डिवीजन के दौरान, और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। उस प्रोसेस को कहते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए का डबल होना, दुगना होना। अब 4 गुना 3 गुना क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि अगर ये सेल्स 4 टाइम्स हो गई, यानी कि 8n हो गई, तो ये भी 8n होगी, तो यहाँ पे 4n और 4n आएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, 2n 2n, क्योंकि पेरेंट सेल के पास ही 2n है। 2n आप नहीं समझ पा रहे तो आपको ये इतना पता होगा, 9th और 10th में आपने पढ़ा है कि क्रोमोसोम नंबर 46 होता है हमारे, इसको हम लोग 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे n जो होता है वो इक्वल्स टू 23 होता है। तो अब नया ऑर्गेनिज्म जो बनेगा फिर उसके पास भी तो 2n होना चाहिए, 4n कैसे हो सकता है? इसलिए डीएनए डुप्लीकेट करता है अपने, वो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में ये टॉपिक आते हैं। देखिए अब इसको हाईलाइट कर लो इस पॉइंट को कि ये जो सेल डिवीजन है और डीएनए रेप्लिकेशन है और सेल ग्रोथ है, ये सारे प्रोसेस एक कोऑर्डिनेट वे में होना चाहिए। और उसका रीजन भी नीचे लिख दिया है कि करेक्ट डिवीजन हो, मतलब डिवीजन करेक्ट हो, पेरेंट के पास 2n है तो डॉटर के पास भी 2n लाने के लिए हमें उसको डबल करना जरूरी है, और प्रोजेनी का सही फॉर्मेशन हो कि आगे जाके वो डॉटर से उसका फॉर्मेशन कर सके, राइट। तो जितने भी सीक्वेंस है कि सेल अपने नंबर को बढ़ा रही है, ठीक है, सिंथेसाइज कर रही है अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल्स, एंड इवेंचुअली डिवाइड भी कर रही है दो टोटल सेल्स में, इन सब को हम लोग कहते हैं सेल साइकिल। इन सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेल साइकिल। हाईलाइट कर लेते हैं, तो आप अपने बुक में भी ये सब पॉइंट्स हाईलाइट कर लेंगे, तो आप जब आप रिविजन करेंगे तो आपको आसानी होगी, ठीक है। तब आपको पूरे बुक में नहीं जाना पड़ेगा कि यार इतना सारा पढ़ना है, आप हाईलाइट पॉइंट्स में देख लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। इसलिए मैं आपको हाईलाइट करा दे रहा हूँ, आप भी अपने बुक में जो जो लाइन मैंने हाईलाइट की है वो आप हाईलाइट कर दीजिए, हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। अब सेल ग्रोथ कंटीन्यूअस प्रोसेस, अगर हम इसको समझे तो एक जब बेलिंग होता है, ठीक है, जब उसमें हम लोग हवा भरते हैं तो एक टाइम आएगा कि वो बर्स्ट कर जाएगा, अगर उसमें ज़्यादा हवा भरे फूट जाएगा। ये मैंने दिखाया है कि बैलून के छितरे छितरे हो रहे हैं, ठीक है। अब वैसे अगर सेल में ग्रोथ हो रही, एक टाइम आएगा कि ये भी बर्स्ट हो जाए, लेकिन ये नहीं है। कंटिन्यूस प्रोसेस से मतलब है कि सेल की ग्रोथ और डिवीजन प्लस डिवीजन, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। मतलब कि सेल की ग्रोथ भी हो रही है और डिवाइड भी हो रही है, और ये कंटिन्यूसली हो रही है, ये लगातार हो रही है, जिससे कि एक सेल से कई सारे सेल का, एक कोशिका से कई सारे कोशिका का निर्माण हो रहा है। इस लाइन का मतलब ये है कि ऑल्दो सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मींस ग्रोथ और डिवीजन दोनों ही एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। अब इसके बाद एक जो पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएनए सिंथेसिस
occurred only during one specific stage in the cell cycle। मतलब कि जो डीएनए की प्रतिकृति होती है वो कोशिका चक्र में सिर्फ एक ही बार होती है। और ये पॉइंट किस कहाँ पे होती है, कौन से स्टेज में होती है, ये भी मैं बताऊंगी। उसको हम एस स्पेस कहते हैं। उस स्टेज में ही सिर्फ एक बार डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अब आप ये सोचेंगे एक ही बार क्यों होती है, अभी मैंने समझाया कि एक पैरेंट सेल में 2n क्रोमोसोम नंबर होते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो उनके डॉटर सेल्स बने उसमें भी 2n हो, तभी तो वो आगे जाके डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर सकता है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास 2n ही होना चाहिए। तो एक ऐसी एक स्टेज होनी चाहिए, जिसको मैंने इससे मार्क किया है, जो डीएनए को डबल कर सके। ये स्टेज है जो डीएनए को डबल कर रही है, डीएनए डबल होगा इस स्टेज में। ठीक है, डीएनए डबल। अब हमने बोला था कि 4 टाइम्स क्यों नहीं हो सकता, ये प्रोसेस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ऑर्गेनिज्म बनाना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो बाय फैक्ट है कि उनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाते हैं, बट अगर हम हेल्दी मैन की बात करें, एक ऐसा इंसान जो फिट एंड फाइन है, तो उसमें 46 क्रोमोसोम होता है, तो हमें 2n ही डालना है, तो डबल करना होगा। तो सिर्फ जब डिवीजन होता है तभी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे डिवाइड करता है। यहाँ पे डिवाइड करे तो यहाँ पे डबल होगा, यहाँ पे डिवाइड करे तो यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। और ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ये सिर्फ सिंपल देखने से ही नहीं कि अच्छा हाँ यहाँ पे डीएनए है तो इसको डबल कर नहीं, ये भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये भी सिंपली नहीं होता, इसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं तब जाके डीएनए डिवाइड होता है। उस प्रोसेस को हम लोग आगे चैप्टर में देखेंगे, जिसमें बोलते हैं मियोसिस और माइटोसिस, इंटरफेज। ये सारे प्रोसेस होते हैं तब जाके डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए डिवाइड करती है, और जो डॉटर सेल्स बनती है उस पर भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि जितने भी ये प्रोसेस हो रहे हैं, ऑल दीज इवेंट्स, all these events are under the genetic control। इसको अलग पेन से हाईलाइट करूँ, तो मैंने पेन ले लिया, हाईलाइटर ले लिया। हाईलाइटर से मैं शो करती हूँ कि जितने भी ये इवेंट्स हैं ये सारे जेनेटिक कंट्रोल हैं। ये सारे प्रोसेस जितने भी हैं वो एक जेनेटिकल कंट्रोल प्रोसेस है। हम डीएनए का रेप्लिकेशन कर रहे हैं और डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, so it's all under genetical control process। तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस आप पुट अप कर सकते हो, मतलब आप खुद से ही बना सकते हो। जैसे पहले स्टैंजा में देख सकते हो कि किसी भी कोशिका की विशेषता क्या होती है, किसी भी कोशिका की विशेषता क्या होती है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेल, तो उसका आंसर हो सकता है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। आप अपने एनसीईआरटी में अंडरलाइन करने के बाद उसके बाद ऐसे क्यों लिख लीजिएगा, सो दैट कि जब आप रिवीजन करें तो आप क्विकली उसको रिवाइज कर सकें। और इससे क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो लास्ट लाइन है ये इस पूरे स्टैंजा को एक ही में समझा रहा है कि सेल का डिवीजन और ग्रोथ होना इसलिए ज़रूरी है कि ये अलाउ करता है कि कोशिका, एक कोशिका से कई सारी कोशिका का फॉर्मेशन हो सके। नेक्स्ट पेज में आएंगे तो पहला ही पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि विच इज an important process in all living organism, that is a cell division। ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण प्रक्रिया है सभी जीवों के लिए, वो है लिविंग वो है कोशिका का विभाजन होना। तो इसके आगे भी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन से 3 प्रोसेस है, कौन सी 3 प्रक्रिया है जो कोऑर्डिनेट वे में होनी चाहिए, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल, दैट इज कोशिका का विभाजन, डीएनए प्रतिकृति और कोशिका की विधि। ठीक है, इससे आप क्वेश्चन, मैं एनसीईआरटी को क्वेश्चन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रही हूँ, so जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद आप इससे आप अपने आप से खुद एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अच्छा, तो ये सारे प्रोसेस कोऑर्डिनेट वे में क्यों होने चाहिए। इसलिए होने चाहिए कि करेक्ट डिवीजन हो, प्रोजेनी जो बने उसमें इंटैक्ट जीनोम हो जो पेरेंट्स सेल के पास हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन, व्हाट इज सेल साइकिल, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना कि सेल साइकिल क्या होती है। ये आप के पेपर में आ सकता है, जब आपके फाइनल टर्म्स या हाफ ईयरली होंगे तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सेल साइकिल। तो आप इसको लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे कि द इवेंट, एक सीक्वेंस
जिसमें सेल का डुप्लीकेट भी होता है, नए सेल्स के कॉन्स्टिट्यूएंट का फॉर्मेशन भी होता है और सेल इवेंचुअली डिवाइड भी करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। तो इसको हम लोग एज एग्जाम टर्म्स में लिखेंगे। एमसीक्यूज में भी घुमा के आ सकते हैं कि सेल साइकिल में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑप्शंस दे देगा तो आपको टिक करना। एक और क्वेश्चन आप अपने से पूछ सकते हैं कि डीएनए सिंथेसिस कंटीन्यूअस प्रोसेस है कि एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है, तो ये एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है, याद रखिएगा। और जितने भी इवेंट है क्या वो अंडर जेनेटिक कंट्रोल है कि जेनेटिक कंट्रोल नहीं है, तो वो जेनेटिक कंट्रोल होता है। इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं और मैं क्वेश्चन दूंगी जो इन्हीं सबसे रिलेटेड है, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि उसका आंसर क्या है। ये दो क्वेश्चन है जो आज मैंने पढ़ा है उसके बेसिस पे। पहला क्वेश्चन सेल साइकिल इन्वॉल्व्स duplication of genome, synthesis of other cell constituent, division of cell, all of the above। इसे पूछ रहा है सेल चक्र, मतलब हिंदी में उसको कोशिका कहते हैं, मिसप्रिंट। कोशिका चक्र में क्या क्या शामिल है? जीनोम का दोहराव, मतलब जीनोम डबल होता है। अन्य कोशिका घटकों के संरक्षण संश्लेषण, मतलब और बाकी सेल का कॉन्स्टिट्यूएंट का फॉर्मेशन होता है। और सेल का विभाजन यानी कोशिका का विभाजन होना, और या फिर सारे ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि रिगार्डिंग टू सेल साइकिल कोशिका चक्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, में से कौन सा ऑप्शन गलत है आपको ये बताना है। मैं पढ़ देती हूँ। पहला ऑप्शन है साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, मतलब साइटोप्लाज्म जो होता है, विधि जो होती है, विधि मतलब मैंने बताया था ग्रोथ, इंक्रीज मतलब ग्रोथ, एक निरंतर प्रक्रिया है, क्या वो लगातार होती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि डीएनए सिंथेसिस अगर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज, मतलब जो डीएनए का संश्लेषण हो रहा है क्या वो एक ही चक्र के जो चक्र होता है कोशिका चक्र उसमें से एक ही बार होता है। तीसरा ऑप्शन ये है कि रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम distributed a daughter nuclei by complex series of events, जो क्रोमोसोम रेप्लिकेटेड है, प्रतिकृति क्रोमोसोम बेटी नाभिक को वितरित करते हैं घटनाओं की जटिल श्रृंखला द्वारा। मतलब कि जो क्रोमोसोम है, जो मैंने बताया था, क्रोमोसोम यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन या रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम बोले या डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बात होती है। जब वो होता है तो सिंपली हो जाता है कि उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इवेंट आते हैं। इस तब होता है क्या ये ऑप्शन गलत है। या फिर चौथा ऑप्शन ये है कि जितने भी इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स और रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान, क्या वो जेनेटिक कंट्रोल के अंदर में नहीं है। दिस ऑल इवेंट्स आर नॉट अंडर जेनेटिक कंट्रोल, क्या ये ऑप्शन गलत है। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। ये दो क्वेश्चन मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी, आपको आंसर बताऊंगी। तब तक आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर टाइप कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।